हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर। आप लोगों ने ऐसे इस टाइप के बच्चे ना बहुत सारे देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, और आपको ऐसे बच्चे ना जनरली सबके सेम शक्ल के ही दिखते होंगे, है ना। और बड़ा ही मन में एक कशमकश भी चलती होंगी कि ये सारे बच्चे एक दूसरे जैसे सेम ही क्यों दिखते हैं, कोई तो वजह होगी इन बच्चों की। और मन में काफ़ी सारी दुविधाएं भी आती हैं कि क्या इनका जीवन कैसा होता होगा, क्या वजह होती होगी, है ना। कुछ इस प्रकार के केस आप लोगों ने देखे होंगे। अच्छा, इस प्रकार के केस के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने कुछ इस प्रकार के केस भी देखे होंगे कि ना कोई व्यक्ति पूरी तरह से मेल होता है, ना ही पूरी तरह से फीमेल होता है ना। तो इसकी क्या वजह होती है, इनके जननांगों की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होती होगी, है ना, और इनकी मानसिकताएं कुछ किस प्रकार की होती होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ ऐसे बच्चे भी आप लोगों ने देखे होंगे जो जिनका स्वर बहुत बड़ा होता है ना, ये भी आप लोगों ने देखा होंगे। तो ये बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जनरली। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ इस प्रकार के बच्चे भी आप लोगों ने देखे होंगे जो जिनका होठ जो है वो यहाँ से ऊपर से पूरा का पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक्चुअली ना कटा हुआ सा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाई देता होगा। कुछ इस प्रकार के बच्चे भी देखने में बड़े ही आपको अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को इन सब चीजों की के पीछे की वजह जरूर से पता होनी चाहिए कि आखिरकार इनके पीछे की वजह क्या है और ये किस प्रकार के, क्या ये रोग हैं या फिर ये कुछ और चीज है, ये है क्या चीज, है ना। इन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं और कुछ मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न किए गई म्यूटेशंस होते हैं। चलो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कहानी की। पर ये सब समझने से पहले एक शब्द जो हमें समझना होगा वो शब्द है हमारे पास में जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, है ना। तो अनुवांशिकी को समझना एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास में होता है कि भाई अनुवांशिकी क्या होती है और किस तरह से काम करती है ना। तो आइए समझते हैं और एक एक करके इन सारे डिसऑर्डर्स को भी समझते हैं। पर अनुवांशिकों को समझने से पहले कहानी की शुरुआत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप किसी स्टोरी को देखते हो और उसकी पहले पीछे की कहानी समझनी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्य का जब जन्म हो रहा है या फिर मनुष्य का जब जीवन का निर्माण हो रहा है तो जीवन का निर्माण किस तरह से होता है ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। तो मनुष्य के जीवन की शुरुआत बेसिकली कैसे हुई। मनुष्य सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सेल बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, तो बॉडी को अगर आप तोड़ोगे तो वो बॉडी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी सारे सिस्टम। इन सिस्टम को अगर आप और डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, अंगों का एक समूह है ना। अंगों का समूह ही बेसिकली सिस्टम बना रहे। अब इन अंगों को जब आप और ज्यादा डीप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू यानी उत्तक जो है वो बेसिकली मिलकर अंग बना रहे हैं। और उत्तक कौन बना रहा है, हमारी कोशिका। अब कोशिका के अंदर क्या है, सारा गहन राज ही इस कोशिका का है। कोशिका के अंदर बात करते तो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब केंद्रक जो है वो ये कोशिका जब विभाजित होती है तभी टिश्यू बनता है और फिर ही बाकी सारी चीजें आगे विकास संभव हो पाता है। तो जब कोशिका जो है वो विभाजित होती है दूसरी कोशिका में तब्दील होती है। मनुष्य जब कोई किसी बेबी का निर्माण कर रहा है, किसी शिशु का निर्माण कर रहा है, तो मैंने आपको जनरली मेरी जो इसी चैनल पर शाम को 3 बजे जो क्लास होती है, लाइव क्लास होती है जहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, उस क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई जनरली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में ही एक जीव का निर्माण होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। फर्टिलाइजेशन जिसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो हुआ क्या कि कोशिका का वहां पर भी विभाजन हुआ। हम क्या बने होंगे, हम पहले एक कोशिका थे और एक कोशिका से मल्टीपल कोशिका का विभाजन हुआ और हम एक भ्रूण का रूप ले लेते हैं, हम एक एम्ब्रियो का रूप ले लेते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अलावा अंदर होता है प्रोटीन। अब ये डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली डीएनए कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसी के ऊपर ही लगे होते हैं जीन। तो डीएनए जो है वो भी बेसिकली जीन लगे होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर जो है वो बनाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य की हर एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और हर कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम 23 पेयर में पाए जाते हैं। पर मनुष्य के पास में 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर ये गुणसूत्र जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ये 2 गुणसूत्र जो है वो कम होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ 2 गुणसूत्रों की, यानी कि एक तो होती है फीमेल की बॉडी के अंदर एग यानी अंड कोशिका, जहां पर 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। और स्पर्म बॉडी अगर मेल की बात करती हूँ तो स्पर्म होता है और स्पर्म के अंदर भी आप लोगों को 23 क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है।
तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। सोचिए कि कितना मैं कहूँ कि कितना सोचनीय वाली बात है कि बाकी सारी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन 2 ही ऐसी कोशिकाएं बनाई गई, फीमेल की बॉडी में एक और एक मेल की बॉडी में, इनके पास ही 23 गुणसूत्र है। और आगे चलकर जब हमने नोटिस किया तो हमें ये भी पता लगा कि ये जो 23 क्रोमोसोम वाली जो व्हाट वी कैन से जो सेल है, ये एक्चुअली इनमें आधे गुणसूत्र इसीलिए हैं क्योंकि इनको आगे जाके मिलना ही है, क्योंकि इनको आगे जाकर मिलना ही है। और मिलना कैसे है, जैसे कि भाई ये अंड कोशिका है और जब एग कोशिका का स्पर्म कोशिका के साथ में जब ये मिलते हैं तो बेसिकली 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। यानी कि ये आधे क्रोमोसोम इसीलिए बनाए गए इनके अंदर क्योंकि इनका मेन काम ही है कि इनको मिलना है, इनको मिलकर एक कोशिका बनानी है और उसको हम लोग जायगोट कहते हैं। और ये जब मिलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि मैं कहूंगी कि निषेचन की क्रिया के नाम से जानते हैं। बड़ी सोचनीय वाली बात है। और यही वो जायगोट है जिससे आगे चलकर एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब पिताजी से कितने कितने गुणसूत्र आए, 23। माताजी से कितने आए, 23। इतना तो कंफर्म हुआ। तो ये जो पिताजी लोग कहते हैं, जब तुम गड़बड़ कर देते हो, मम्मी को कहते हैं तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तो उनको कहना ना 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 ना, पूरा आधा आधा है ना, आधे गुण आपके हैं, आधे गुण माताजी के हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं की है इस ईश्वर ने, है ना। तो यहाँ से हम अपन पिताजी को करेक्ट कर सकते हैं। चलो जी चलो, अब आगे बात करते हैं। अब हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट क्या आया, ये समझने वाली बात है कि जब किसी बेबी का फॉर्मेशन हुआ या फिर जब किसी बेबी का निर्माण हुआ, तो ऐसा हम कह रहे हैं ना कि भाई 23 क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं, 46 गुणसूत्र हमने बनाए और 46 गुणसूत्र बनाए, पेयर में बनाए, ये 23 पेयर में बन गए। इनके जोड़े के नाम होते हैं। सबसे बड़े वाले गुणसूत्रों को हम पहला गुणसूत्र जोड़ा, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ऐसे ही ये चौथा हो गया और छोटा। अंतिम जो जोड़ा होता है, अंतिम जो 23वां पेयर होता है, ये 23वां पेयर आप सभी को पता है कि ये जेंडर जो है वो क्या करता है, जेंडर के बारे में बताता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होंगे। अगर एक्स क्रोमोसोम आते हैं तो आप सभी को पता है कि बेबी फीमेल होती हैं, और अगर इस जोड़े में XY क्रोमोसोम है तो आपको पता लगेगा कि बेबी बॉय है। यानी कि 22 जो जोड़े हैं, 22 जो पेयर है, वो तो आपके जेंडर को जो है वो आपके गुणों को बताते हैं, आपके गुणों को जो है वो बेसिकली बताते हैं। और आखिरी जोड़ा जो होगा, 23वां जोड़ा, वो आपके जेंडर को जो है वो बेसिकली डिफाइन करेगा। अब होता क्या है कि जब ये क्रोमोसोम आ रहे होते हैं, जब 23 से 46 बन रहे होते हैं, तो उसी वक्त कुछ ऐसी नेचुरल घटना होती हैं, कुछ ऐसी गलती होती है प्रकृति से कि इन क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो बदल जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो किसी गलती के कारण 45 ही आ गए, या किसी गलती के कारण एक एक्स्ट्रा बन गया, 47 हो गए। अब एक स्वस्थ मनुष्य के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर ये गलतियां हो गई, ये कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो 45 और 46 ही रह जाते हैं। 45 या तो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। और यही गलती के कारण जो है वो बेसिकली इस प्रकार के, जैसे मैंने अभी बच्चे बताए, उस प्रकार के बच्चे जो है वो बेसिकली बनते हैं। आप शायद समझ गए होंगे इस बात को। तो दैट इज द ऑल रीजन कि ये वजह है जिसके कारण ऐसा होता है। अब आपने डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और ये काफी सारे सिंड्रोम्स के बारे में तो खैर सुना ही होगा, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ऐसा है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि मैडम ये क्रोमोसोम कैसे आएंगे, जैसे मानो कि कभी 13वें पेयर के अंदर 13वां पेयर था, कोई XX पेयर था 13वां, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो जो पेयर होता तो पेयर बोलते, 2 होते उसमें तो पेयर बोलते। अब इसमें तो 3 आ गए भाई, अब टोटल तो कितने हो गए, 47 हो गए ना इस व्यक्ति के पास में। अब 3 आ गए, तो इस प्रकार की डिजीज को हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम ट्राइसोमी कह देते हैं। इस प्रकार की गलती को हम ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। कभी ऐसा हो जाए कि भाई जो अपने सेक्स क्रोमोसोम थे, जो 23वां पेयर था, मानो कि लड़का बन रहा था और एक X क्रोमोसोम आ गया, तो ये था तो लड़का,
लेकिन एक्स क्रोमोसोम आने के कारण अब इसके खुद के जो मेल कैरेक्टर हैं वो तो खत्म हो गए, मतलब कम हो गए, और फीमेल कैरेक्टर आ गए, यानी कि चेस्ट की जगह ब्रेस्ट डेवलप हो गई। अब सोचनीय बात यह है कि मजाक की बात नहीं है, ये यकीनन मजाक की बात नहीं है। सोचिए कि जिनकी बनावट के टाइम पे प्रकृति ने इतना बड़ा अन्याय इनके साथ कर दिया कि ये खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मेल हैं कि फीमेल है। कितनी सोचनीय, कितनी बड़ी विडंबना है इनके जीवन की। और हम लोग सोसाइटी, हमारी जो स्वस्थ समाज जो ईश्वर की देन है, हम लोग उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। बड़ी विडंबना है इस संसार की कि हम इस तरह की मानसिकता, स्वस्थ होकर हम इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति होकर, सोचनीय समझने वाले सभी प्रकार से सक्षम व्यक्ति ऐसे प्रकार के बच्चों को बड़ी ही अलग प्रकार की दृष्टि से देखते हैं, जो कि गलत है। मजाक बनाते हैं, जो कि गलत है। खैर, तो ये सारी वजह होती है जिसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक सिंड्रोम्स आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम ये गलतियां होती क्यों हैं? अधिक एज में बच्चों का मतलब अधिक एज में शादी, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सही दिनचर्या का नहीं अपनाना। लाइक आजकल पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली मैं बात करूं तो मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, महिलाएं सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, जेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो उनके एक्स क्रोमोसोम के अंदर इनबैलेंस आ गया है ना। सोसाइटी में इतना रेडिएशंस है, ठीक है, खान पान उचित नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो पहले के ज़माने में इतने सिंड्रोम्स कहाँ हमें दिखाई देते थे। आजकल देखो हर जगह वजह यही है, एनवायरमेंट चेंज, मेंटालिटी चेंज, सोसाइटी चेंज, दैट ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वजह समझ में आई होगी कि अनुवांशिक विकारों के पीछे की वजह क्या है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं ऑफलाइन कमेंट कीजिए, कोई और नया टॉपिक चाहते हैं ऑफलाइन कमेंट कीजिए। लेकिन एक और चीज़ जो नहीं भूलने वाली है वो ये है कि भाई ये इसके आगे का डेफिनेटली मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, यकीनन मैं बनाऊंगी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अपनी हर क्लास की पीपीटी के ऊपर अपना कोड लिखा होता है Y698। अगर आप मुझसे इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड एप्लीकेशन लिंक, उसको क्लिक कर लीजिए। SSC वाले सेगमेंट में जाकर आप अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप महापैक्स ले सकते हैं। प्राइस ड्रॉप हो चुकी है काफ़ी सारे बैचेस की। टेस्ट सीरीजेज हैं हमारे पास में, CGL, CHSL, MTS की, आप टेस्ट सीरीजेज भी ले सकते हैं। और महापैक की तो खासियत ये है कि 1 साल का महापैक अभी तुम्हें 3 साल के लिए मिल रहा है ना। तो बहुत अच्छा ऑफर है, इन महापैक्स में तुम लोग एनरोल कर सकते हो Y698 कोड लगाकर, और 80 नहीं 81% डिस्काउंट के साथ तुम्हें ये मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के लिए। तो दैट इज द ऑल थिंग्स, ये मेरा कोड है। और फिर भी कोई बैच संबंधी समस्या है ऑफलाइन कॉमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। क्लास कैसी लग रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, साइंस से डर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जरूर बता दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा लाइव सेशन भी होता है हर दिन SSC अड्डा 24/7 पर 3 बजे, तो 3 बजे जुड़ जाइए क्वेश्चंस के समावेश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।